नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस हाँ, चैनल सो यू सून पर। और आशा करते हैं कि संक्रमण के इस दौर पे आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने परिवार का, अपने परिजनों का खास ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सुनामी की दूसरी लहर हमारे देश तक निकल तो गई है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर का कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। और इसी खतरे को चलते हुए हम हमेशा अपने दर्शकों से, अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र, सोप जहाँ उपलब्ध हो वहाँ उसको यूज़ करें, ताकि आप और आपके जो चाहने वाले हैं वो इस खतरे से दूर रहें और हम अपने देश को पूरे पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा चैनल है, इसकी मुहिम हमने इसी साल शुरू की है और हमारी कोशिश रहती है कि देश, दुनिया, जगत से आपके सामने जाने माने चेहरे लाएं, उनकी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बातें साझा करें और उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में क्या क्या चीज़ें सीखी। और आज इसी श्रृंखला में हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री नितिन ठक्कर जी, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट बार, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस और सबसे पुरानी बार है हमारे देश की, उसके अभी प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम सी सूद पर। मस्त है। आपके सर। श्रोताओं का मैं अभिवादन करता हूं। जी। और आपने जो कोरोना के लिए जो मैसेज दिया, मैं उसका संपूर्ण समर्थन करता हूं। हम सबको वैक्सीन लेनी ही चाहिए। जितनी जल्दी हम वैक्सीन लेके उतने हम ज़्यादा सुरक्षित अपने को महसूस कर सकेंगे। जी एकदम सर। और सवाल जवाब की जो हमारी फॉर्मेलिटी होती है सर, उससे पहले हमेशा हमारे अतिथियों से एक आइस ब्रेकिंग जैसा हम सवाल पूछ लेते हैं कई बार। वो ये रहता है कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपनी शुरुआती जन्म के जीवन के बारे में बताएं, शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताएं, और वो कौन से पल रहे आपके जीवन में जहां आपने ये सोचा कि अब मुझे वकालत की पढ़ाई करके वकील बनना चाहिए। मेरा जन्म एक बहुत साधारण परिवार में हुआ। हम लोग मेरा जन्म हुआ आज़ादी के पहले 2-3 महीने पहले, 2 जून 1947 को। जी। और तब मेरे माता पिता एक 2 रूम के कमरे में रहते थे। मेरे पिताजी व्यवसाय से वकीली थे। और उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने खुद के बलबूते पर की। उनके पिताजी ने उन्हें मना कर दिया कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जी। उनकी किराना की एक दुकान थी। हम लोग अंजार से, कच्छ अंजार से हैं। तो उन्होंने बताया कि अ, आप एसएससी पास हो गए, अभी आप हमारी दुकान पे आके बैठ जाओ। परंतु उनके प्रिंसिपल ने उनकी प्रतिभा पहचानी थी। और उनके प्रिंसिपल उनके पास गए और बोले कि बच्चे को पढ़ाओ। तो उनके मेरे दादाजी ने बोल दिया हमारे पिताजी को कि आपको पढ़ना है तो आपके खुद के बलबूते पर पढ़ो, मैं आपको कॉलेज की फीस के पैसे नहीं दूंगा। तो जी। ऐसे साधारण परिवार में, जिसमें हमारे पिताजी ने एकदम सामान्य तरीके से शुरुआत की थी, वो परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी खादी पहनते थे और अपने मृत्यु तक उन्होंने खादी ही पहनी। जी। जो आज़ादी के कई वर्षों के बाद सिर्फ पॉलिटिशियंस अभी खादी पहनते हैं, बाकी सामान्य जन जीवन में फैशन में खादी पहनी जाती है। जी। परंतु कोई प्रिंसिपल से खादी पहने, ऐसे बहुत जूझ लोग हैं। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं होंगे, जी। जी। जरूर होंगे, बहुत जूझ लोग हैं। तो मैं अपने माता पिता का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए उन्होंने सब तय किया। वो ऐसा जमाना था कि जब अपने माता पिता जो कहते हैं वो हम बच्चे मानते थे। आज का ये काल बदल गया है, वो जमाने के साथ सबको बदलना पड़ता है। तो उन्होंने मेरे लिए जो शाला नक्की की, वहाँ मैंने अभ्यास किया। आई स्टडीड इन सेंट जेवियर्स बॉयज एकेडमी, जी। which was at that time having a गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो मेरी मातृभाषा गुजराती है। तो वो शाला में वो टाइम में गुजराती मीडियम था। तो मेरी पढ़ाई 11वीं तक गुजराती मीडियम में हुई। और उसके बाद
मैं सिडनम कॉलेज बम्बई में दाखिल हुआ, बीकॉम किया मैंने। जी। वो सिडनम कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज थी, और वो समय ऐसा था, आज 10+2 है, जब मैं पास हुआ तब 11+4 था। जी। आज 10+2+3 है ना, वो टाइम में 11+4। सो 11वीं एसएससी की, और फिर 4 साल लॉ बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, जी। या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं या मैं लॉयर बनूं। हाँ, उसके पहले एसएससी में ऐसा एक था, जब 11वीं में था तब, कि कुछ मैं साइंस में कुछ करूं, साइंस पढ़ूं। जी। तो जब हमारी प्रिलिमिनरी टेस्ट हुई, तब हमारे साइंस के टीचर ने जो मुझे अंक दिए, उससे मुझे लगा कि ये साइंस में अपनी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो इसके लिए मैं सिडनम कॉलेज में दाखिल हुआ, और आई एम मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि वो टाइम में कोई कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं थी, जी। और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती थी। मेरा जब एसएससी का रिजल्ट आया, तब मैं अपने परिवार के साथ दार्जिलिंग में छुट्टी मना रहा था। तो वहाँ वो टाइम टेलीग्राम आया जी। कि आप पास हो गए हैं, आपको इतने परसेंटेज मार्क है, अभिनंदन, ऐसे करके हमारे एक चाचा जी ने हमको टेलीग्राम भेजा। तो उनके ही लड़के जो सिडनम कॉलेज में पढ़े थे, वो सीए कर रहे थे, वो कॉलेज में गए, उन्होंने फॉर्म लिया, अपने आप मेरे लिए फॉर्म भर दिया और प्रिंसिपल को दे दिया। और प्रिंसिपल ने बोला कि जब बच्चा आ जाए तो मेरे पास भेज देना, मैं उसका इंटरव्यू ले लूँगा। जी। मैं छुट्टी से वापस आया, मुझे बोला एक दिन कभी आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। तो मैं गया कॉलेज में, प्रिंसिपल को मिला। उन्होंने एक ही सवाल किया, आपको बीकॉम क्यों करना है? तो मैंने बोला कि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, जी। और मेरे पिताजी लॉयर है, तो मुझे लगता है कि मैं कॉमर्स का स्टडी करूँगा। और बीकॉम मैंने देखा है कि उसमें लास्ट 2 इयर्स में लॉ के भी सब्जेक्ट हैं, जी। तो बीकॉम के करिकुलम में लॉ का सब्जेक्ट है, तो मुझे बीकॉम करना है। ठीक ठीक, आ जाओ कॉलेज में। ऐसा करके कॉलेज शुरू हो गई। जी। अभी पिताजी के कोई संस्कार हो गए, क्या हो गए मुझे पता नहीं है, परंतु जैसे उसकी शादी रहनी करनी थी, तो मैंने वही अपनाया। इन दैट सेंस मैं खादी नहीं पहनता था, पर जी। मैंने खादी ऐसी पहनी भी नहीं। हाँ, एक दो कपड़े खादी के शर्ट लिए होंगे, परंतु आई वॉज नॉट पक्का खादी वाला, जी। खादी पहनने वाला। तो एक था, मैंने 4 साल कॉलेज में 4 कॉटन के पैंट और 4 कॉटन के शर्ट, 4 साल यही पहना, नो मोर क्लोथ्स। जी। इन दूसरी बात, मैं 4 साल तक कॉलेज की कैंटीन में नहीं गया, खाने पीने, टाइम पास करने। वो टाइम में जॉर्ज फर्नांडिस ने कोको कोला बंद कर दी, उसके पहले कोको कोला मिलती थी। जी। और मैंने कॉलेज में कोको कोला सुद्धा नहीं पी। किसी ने मुझे बोला नहीं था कि ये ऐसा करो, ऐसा मत करो। मेरे पिताजी ने या माता ने कभी मना नहीं किया कि तेरे लिए कपड़ा लेते हैं हम। मुझे लगा कि क्या जरूर है अपने को। तो फिर मेरा बीकॉम हो गया, जी। और बीकॉम होने के बाद सिडनम कॉलेज से 2 बिल्डिंग छोड़ के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है बम्बई में, जी। जी। तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया। जी। वो टाइम में हमारे प्रिंसिपल टी के टोपे थे, तो लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया, और वो भी 2 साल का ही कोर्स था।
और मैं सच बताऊं आपको कि 2 साल का कोर्स में जो का सब्जेक्ट थे, ओनली बेसिक फाउंडेशन। आज के जो बच्चे लोग 5 साल के कोर्स में जो पढ़ते हैं, या उसके बाद 3 साल के कोर्स में जो हमारे बाद पढ़े, जी वो लोग ने कन्वेंसिंग, प्लीडिंग्स, एविडेंस एक्ट, ये सब पढ़ा। हमारे करिकुलम में 2 साल के करिकुलम ये कोई सब्जेक्ट नहीं था। और ये हम सर कॉन्स्टिट्यूशन, अर्ली 60s की बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ या जी 1966, 67, जी 67, 68। So 68, on 3rd July 68, I became lawyer. जी A lawyer without any knowledge, to be very frank with you. और मेरे पिताजी को शायद ये पता था कि ये एकदम रॉ है। जी और पिताजी लॉयर थे, तो इट वाज बट नेचुरल दैट आई वुड बी मोर इंक्लाइन टू बी अ लॉयर। और वो टाइम में एक दूसरी एक थी बात, मुझे ट्रैवलिंग का पहले से ही बहुत शौक है। जी क्योंकि मेरे पिताजी हर वेकेशन में, कोर्ट के वेकेशन में, हमें घूमने ले जाया करते थे। तो मैं जब 7 साल का था तब मेरी पहली फॉरेन की ट्रिप हुई श्रीलंका। जी वो टाइम में वो सिलोन कहलाता था, वो नाम भी उसका श्रीलंका नहीं हुआ था। जी तो हम लोग सिलोन गए थे पहली बार। तो ऐसे हर वेकेशन में हमने भारत के वो टाइम के सब हिल स्टेशन घूम आए थे, राजस्थान घूम आए थे, केरला जाके आए थे। सो सो ट्रैवलिंग का बहुत शौक था जी जी पहले से ही। तो ऐसा लगा कि ये एक ही प्रोफेशन ऐसा है जिसमें हमें वेकेशन मिलेगा। जी मैं कुछ बिजनेस में जाऊंगा तो उधर वेकेशन नहीं मिलेगा। जी ऐसा एक, दिस इज बाल सहज, जो बच्चे होते हैं तब उसको जी वेकेशन प्यारी लगती है। वो टाइम का वो था कि चलो ये वेकेशन होगा, इसके लिए एटलीस्ट लॉयर बनना है। जी, क्योंकि हमारे देश में सर आज भी स्कूलों में और कोर्ट में ही लंबी छुट्टियां मिलती हैं, हाँ, बाकी छुट्टियां प्रोफेशन में मिल, थोड़ा सा लड़ाई करके लेनी पड़ती है। हाँ। परंतु अपने चीफ जस्टिस ने बताया ना कि हमें छुट्टियां मिलती है, परंतु हमारा काम 11 से 5 तक सीमित नहीं है, और जी 10:30 से 4:30 तक सीमित नहीं है। जी हम लोग उसके बाद भी काम करते हैं, उसके पहले भी काम करते हैं, और छुट्टियां में भी काम करते हैं। जी, तो नॉन सो स्टॉप ये एवरीथिंग जी डिपेंड्स। हाँ। सो मेरे पिताजी को ये पता था कि एकदम रॉ लॉयर है। जी तो उसको जैसा वो कुंभार वो अपना घड़ा लेके बैठता है और उसको हाथ से घुमाता है, फिराता है, तो उसको गार्ड देता है, तो जी जरूर है उसकी। तो मेरे पिताजी ओरिजिनल साइड में प्रैक्टिस करते थे एज अ काउंसिल। जी और मैंने दूसरा कहीं सोचा ही नहीं कि हमें काउंसिल ही होना है। जी तो पिताजी ने कहा कि एक फर्म में जाइए, सोलिसिटर की फर्म में जाइए, और वहाँ आपको सब बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा वहाँ। जी और उन्होंने किसी सोलिसिटर को बताया, तो मैं कांगा इन कंपनी में जस्ट एज एन इंटर्न दाखिल हो गया। जी और वहाँ बैठ के, वहाँ उनका एक आर्टिकल क्लार्क सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहा था जी उन सोलिसिटर की परीक्षा के लिए। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि जब वो एडवोकेट ओएस की परीक्षा में बैठे थे, तब उन्होंने सिविल प्रोसीजर को 17 बार पढ़ा था। जी, दर्शकों एंड को ही सर न्यू सर इट। बताना चाहता हूँ, आपने यूज़ किया वर्ड ओएस मतलब ओरिजिनल साइट, और ये हमारे देश में 4 ही हाई हाँ, कोर्ट्स में अवेलेबल है। जी ओ यस। जी बम्बई जी में ओरिजिनल साइट, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में पहली थी। जी और जब दिल्ली हाई कोर्ट हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में भी ओरिजिनल साइट है, कि जी जहां हम डायरेक्टली दावा दाखिल कर सकते हैं। जी अदरवाइज बाकी सब जगह में आपको लोएस्ट कोर्ट में जहाँ दावा दाखिल करना है, अदर सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन, वहाँ दाखिल करना है। जी परंतु अभी इधर लिमिट 1 करोड़ रुपया की हो गई है। तो 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा होता है तो आपको ओरिजिनल साइड में करना है, उससे कम होता है तो सिटी सिविल, जो इक्विवेलेंट टू सिविल जज सीनियर डिवीजन हो गया।
जी, 2 गुना मिनट सर दाखिल आपको पॉज़ करना करना होता है। चाहता हूँ। आपने जब अपनी तो प्रैक्टिस शुरू की तो उस टाइम ये जो आपने प्राइस बताया 1 करोड़ का, उस टाइम पे कितना था सर ओरिजिनल साइट का दाखिल करने के 25,000, लिए? अच्छा, ओके। 25,000, जी, जी, 25,000। पहले 25,000 था, फिर उसका 50 हुआ, फिर उसका 10 लाख हुआ, और अभी 1 करोड़ पे है। बिकॉज जी, अभी कमर्शियल कोर्ट में भी 1 करोड़ आ गया, इसमें भी 1 करोड़ है। जी, Because majority of original side matters are also governed by Commercial Courts Act. जी, Now, हाँ, तो वो सोलिसिटर की फर्म में पहले दिन जो पार्टनर थे मिस्टर मर्चेंट करके, उन्होंने एक मैनेजिंग क्लार्क का मुझे इंट्रोडक्शन करवाया, जी, और वो मैनेजिंग क्लार्क को बताया कि ये बच्चा नया आया है, अभी अभी वकील हुआ है, और अपने ठक्कर साहब का लड़का है, तो इसको आप हमको सिखाना है, जी, तो सिखाओ। मैनेजिंग क्लार्क इज अ डेड इंस्टीट्यूशन नाउ। जो सोलिसिटर की ऑफिस में रहती थी, जी, तो उसमें बिना लीगल क्वालिफिकेशन ये क्लार्क्स जो मैटर अटेंड करते थे, वो खुद इतने कैपेबल थे, तो वो मैटरों में एफिडेविट बनाते थे, कुछ कुछ प्लीडिंग्स ड्राफ्ट कर लेते थे सामान्य, और खुद इंडिपेंडेंटली कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते थे। जी, उनको इतनी पता रहती थी। और मैं खुशनसीब अपने को मानता हूँ कि मैंने मेरे टाइम में ऐसे ऐसे मैनेजिंग क्लार्क्स के साथ काम किया है कि जिन्होंने ट्रायल में मुझे इंस्ट्रक्ट किया है। उसका कोई एडवोकेट नहीं आता था इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई पार्टनर नहीं आता था। हमने ट्रायल चलाई है सारी, जी, कैसा क्रॉस एग्जामिन में क्या सवाल पूछना, उसके पास से कैसे क्या करना, वो सब वो इंस्ट्रक्ट करते थे। जी, ऐसे मैनेजिंग क्लार्क्स के साथ काम किया है। और वो जो मेरा पहला, मैं गुरु मानता हूँ उसको, वो मैनेजिंग क्लार्क को, जी, उन्होंने एक बड़ा बंडल निकाला मैटर का, और वो मैटर मुझे आज भी याद है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस छेड़ा। दिस इज वो बम्बई में जो सॉल्ट पेंट्स है ना घाटकोपर एरिया में, जी, जी, वो सॉल्ट पेंट्स की मैटर थी। वो गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी कि गवर्नमेंट ओनर है, ये छेडास क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने जिस प्रीडिसीसर से ली है उसकी लैंड है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही है वो लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जी, तो जैसे डिफरेंट पास है। तो उन्होंने ऐसा बंडल निकाल के रखा टेबल के ऊपर, और मुझे बताया कभी इसमें से हम ये डिफेंडेंट 6, 7, 8 के लिए हैं ये मैटर में, तो अपने को एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाना है। ये शब्द मैंने पहली बार लॉयर होने के बाद वो दिन सुना, जी, एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जी, बोला उनको ये क्या होता है, तो उन्होंने मुझे समझाया जी, कि हम डिफेंडेंट है, तो प्लेन पढ़ो, रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ो, और समझो कि दावा में क्या क्या इश्यूज है, ये क्या डिसाइड करना है। जी, अभी हम दो इशू में बर्डन हमारे पे है, वो इश्यू साबित करने के लिए हमको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, हमने कौन से डॉक्यूमेंट पे रिलाई किया है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में, और उसके सिवा हमें क्या चाहिए डिफेंड करने के लिए। ऐसा करके एफिडेविट और डॉक्यूमेंट बना, और दूसरी मैटर में से एफिडेविट और डॉक्यूमेंट निकाल के दी, देखो ये मैटर में ऐसा एफिडेविट और डॉक्यूमेंट हुआ है, आपके लिए ये प्रेसिडेंट है। जी, तो 7 दिन तक मैं स्ट्रगल करता रहा एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। जी। परंतु आ, ऐसे सिखाई हुई इसलिए वो आपने हमारे जी, बड़ी रियली अच्छी बात मास्टर की। था। ये जो आपने मैनेजिंग क्लर्क की बात की, इनफैक्ट आपने बोला कि डेड इंस्टीट्यूशन है, और मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में 30 हज़ारी कोर्ट में भी काम कर रहा था और पहले सीनियर लॉयर्स के साथ भी यहाँ से जुड़ा रहा, तो क्लर्क्स की जो जो इम्पोर्टेंस है, और जितने हमारे जो यंग बच्चे या जो फ्रेश लॉयर्स इसको सुनेंगे,
मैं ये भी कह दूं कि अगर सबसे पहले किसी भी नए वकील को काम सीखना होता है, स्पेशली चाहे कचहरी का काम हो चाहे लॉ फर्म का काम हो, वहाँ पे जो क्लर्क्स होते हैं दे नो द इनसाइड आउट ऑफ द चेंबर एंड द प्रोसेस, पूरा उनको पता रहता है कोर्ट का इंट्रिकेसीज कैसे हाँ करना है क्या करना है, तो वो आपके फर्स्ट मास्टर होते हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है सर, शुरू शुरू में जब कई बार टिकट लगाना होगा या वेलफेयर स्टैम्प भी लगाना होगा तो आपको पता नहीं होगा वेलफेयर स्टैम्प क्या होता है, तो क्लर्क कहाँ फट से मिलाता निकाल है के देगा। और आजकल तो और सर किसी जो मैंने जी सुना है कि फेविकॉल वगैरह हम लोग यूज़ कर लेते हैं, पहले तो लोग यूज सलाइवा कि ऐसे किया और चिपका दिया उसको। जी, तो ये बहुत बहुत बड़ा एक लर्निंग कर्व है जो मैं समझता हूँ आज के बच्चे नहीं समझ पाते। एक सर जो आपने बात की, मैं आपको थोड़ा सा उस आपके कॉलेज के डेज़ में वापस लेके जाना चाहूँगा। आपने बताया कि पूरे कॉलेज में जब आप बीकॉम अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आपने लॉ भी पढ़ा उस टाइम, 2 साल का जो हम लोग के देश में था, तो आपने सिर्फ 4 पतलून और 4 कमीज़ पे किया। आजकल मैं समझता हूँ बच्चों की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो इंटर्न्स हों या फ्रेश ग्रेजुएट्स हों, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। बाज़ारीकरण कहें या कमर्शलाइज़ेशन कहें अगर इस चीज़ का, तो कहीं न कहीं ये मैं प्रॉब्लम समझता हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन कॉमर्स के साथ जुड़ गई है। आज जैसे इतनी सारी ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा, न जाने क्या-क्या, उसमें जूते हैं, कपड़े हैं, हर तरीके से प्रलोभन, मतलब लोगों को बताइए, दूर से कहते हैं जैसे गधे को गाजर दिखाया जाता है, वैसे ही लोगों को कॉमर्स में ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, आप खरीदिए। तो इससे होता क्या है कि जो बच्चे इंटर्नशिप भी करने आते हैं, उनको लगता है कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ गया है, जो कि एक अलग डिबेट अपने आप में हो जाता है, पर उसको उनको लगता है कि हमें तरह-तरह की फिर मर्चेंडाइज़ेज़ चाहिए। और आपने बताया कि कितना सरल जीवन था उस वक्त जब आप थे, यू डिड नॉट वांट टू बर्डन योर फैमिली, और आपने सरलता से जीवन निकाला। एक तो इस बात से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जितना सादा जीवन हम निकाल सकते हैं निकालें। और खासकर जब हम वकालत में आते हैं, जो आपने एक अच्छी बात बताई, कि आज भी सर हम लोग के देश में 2 तरह के कोर्स चलते हैं, एक 3 साल का चलता है, एक 5 साल का चलता है। तो वी हैव बोथ द पैरेलल प्रोसीडिंग। इस पे मैं थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू कितने साल का कोर्स सही कोर्स होगा, क्योंकि कई बार मुझको पर्सनली लगता है कि 5 ईयर इज समटाइम्स टू लॉन्ग अ टाइम, 3 ईयर इज परहैप्स ओके, पर 3 साल करते करते भी 3 साल की ग्रेजुएशन पहले कर जानी पड़ती है हमको। नहीं सर देखो जी 3 साल की जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है जी तो क्या हुआ 10 + 2 + 3 + 3 सो 15 और 3 18 साल हो गए जी और 10 + 2 + 5 तो 17 साल हो गए जी सो टू माय माइंड मैंने मेरे पास अभी तो बहुत इंटर्न आते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम कैन यू पॉज इट फॉर अ मोमेंट जी सो मेरे सो जो 5 साल के स्टूडेंट आते हैं जी and I find that after if they are in the 4th year or the 5th year they are more knowledgeable than what I was at that stage जी in my studies or whatever I was. So they have during the studies have more practical experiences because going to different. So sorry again, नो प्रॉब्लम। please. Yeah. So I find that young students nowadays are more knowledgeable and, and they have more practical seniors, chambers of lawyers practicing different branches of law, जी and they are actually, I think, at a advantageous position than what we were during our time and during our studies. Yes, we had a good faculty members teaching us. Like when you listen to or read anyone's biography coming from Mumbai, everybody will say that we studied in government law college during that time. Like if you read Mr. Narimans or Anil Divans or Ashok Desai or Soli Sorabji, everybody, all of them say that we had a faculty in Mr. Sirvai and Mr. Palkiwala and Justice Y.V. Chandrachud. They were the faculties at that time. Yeah. So at our time, I was in a day batch and not a morning batch where uh, half the people would be there in a morning batch where the lawyers would come to teach in the morning batch and during day batch there would be permanent faculties जी like we had Professor Balsara and Professor Taskar and of course Mr. Tope himself.
नहीं सर, आपने इतनी बढ़िया बात बताई। नाउ आई एम टेकिंग यू बैक टू योर सॉलिसिटर डेज, जब आपने अपना चेंबर ज्वाइन किया मिस्टर कांगा, हाँ। और उस पे सो हम लोग बात कर रहे थे जी। या सो तो वो जो मेरा एक जो उधर का आर्टिकल क्लार्क सीपीसी पढ़ रहा था, जी। तो मैंने उनके साथ बैठ के सीपीसी पढ़ना शुरू किया, बिकॉज बेसिकली आई वांटेड टू बी अ सिविल लॉयर and I did not want to practice on a criminal branch because in that sense there was no background. And being a Gujarati, they say that you are a man of commerce, so always you would excel in civil matters. जी। So, so that way, if you want to practice civil law, you must know civil procedure code जी। inside out. And I would really, really, really request all my young friends that they must study civil procedure code from practical angle. परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा एक बात हो गई, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो हिसाब से हम स्टडी करते हैं। जी। परंतु अभी ये स्टडी ऐसा करना है कि क्या क्या अपने को अप्लाई करना है। इसके लिए सर मैं आपसे थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज आपका इतना लंबा करियर है, मतलब मोर देन 5 डेकेड्स, तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप बताएं जो बच्चे कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। और खासकर मैं इसलिए भी ये सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि वी आर लिविंग इन अ पैंडेमिक जोन, तो 2-2 सालों से बेचारे बच्चे कॉलेज नहीं गए हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, कोर्ट नहीं जाने हो को नहीं रही मिल है। रहा लोगों को, तो वो बड़ी या परेशानी है। पर जो कुछ सरल होती, जब भी सीपीसी खोलते हैं बड़ा घबराहट होती है देख के, इतने सारे सेक्शंस, ऑर्डर्स, रूल, तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है कई बार देखकर, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ। सबसे सरल तरीका क्या? आई नो देयर इज नो इजी वे, मेरे लिए कहना आसान है, कहते हैं इट्स इजियर सेड देन डन, पर ड्यूरिंग योर करियर सर, हाउ डिड यू मास्टर द आर्ट ऑफ सीपीसी? ये एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ, और कैसे बच्चे सीख सकें इन चीज़ों से। सी बच्चे तो सीखने के लिए, हमारे गुजराती में एक कहावत है, आई एम श्योर हिंदी में भी ऐसी कुछ हुई होगी, जी। आप मुआ विना स्वर्गे नहीं जावाए। दैट मीन्स अनलेस यू डाई यू विल नेवर रीच हेवन। जी। उसका अर्थ ये है, पर्याय ये है कि हमें खुद को पढ़ना होगा। और ये प्रोफेशन ऐसा है, वी आर कॉलिंग इट अ नोबल प्रोफेशन, बट जी। द फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज वन हैज टू वर्क हार्ड। मराठी में कहावत है ना, कठोर परिश्रमास पर्याय नहीं। जी। कठोर परिश्रम के उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है। जी। तो परिश्रम कोई भी प्रोफेशन आप करें, उसमें तो करना ही पड़ेगा। either you are a manual labor or you are a, I would call it intellectual labor, जी। ये प्रोफेशन में। तो उसमें भी परिश्रम तो करना ही होगा। कोई कागज आ गए, उसके ऊपर हाथ रख दिया और सब अपने को मुखपट हो जाएगा या अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ऐसा ये प्रोफेशन में नहीं है। जी, डेटा डाउनलोड खुद का को कोई पढ़ना ऑटोमेटिक वो होगा। नहीं है हमारे इसमें। हाँ, कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। जी। पढ़ना होगा, रिसर्च करनी होगी, दूसरों को कोर्ट में देखना होगा कि कैसे पेशी की जाती है, कैसे आर्ग्यूमेंट्स एडवांस की जाती है, और कभी बोलना है कभी नहीं बोलना है, बीच में क्यों नहीं बोलना है, ये भी सीखना पड़ेगा। जी। एक बार हमारे सीनियर के साथ एक मैटर में आई वाज ऑब्जर्विंग हिम, तो मैटर खत्म हो गई, उनको कॉल अपन नहीं किया गया, मैटर डिसमिस हो गई। मैंने पूछा कि आप तो कुछ बोले भी नहीं, तो ऐसा कैसा हुआ? हम्म। तो बोले कि ये समझना चाहिए कब बोलना है कब नहीं बोलना है। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि भी नाम देने में कोई हर्जा नहीं है। जी। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जी। वो टाइम पे हाई कोर्ट में सिंगल जज का अपलेट साइड में फर्स्ट अपील्स ले रहे थे, और वो टाइम में ऐसा रहता था कि जजेस हैड पेंसिल ऑफ टू कलर्स। एक ही पेंसिल में दो कलर रहते थे, एक बाजू जी। आधी ब्लू आधी रेड। जी। अभी जी। पता नहीं है, लोग ये यूज नहीं करते हैं। हाई कोर्ट जजेस के, हर हाई कोर्ट जजेस के टेबल पर ये दो कलर की पेंसिल रहती थी। अभी जज ने
एडमिशन के लिए वो पेंसिल उठाई, और इफ ही इज होल्डिंग इट विद ब्लू कलर, दैट मीन्स इट इज बीइंग एडमिटेड. जी So you don't have to utter a word. It is admitting the matter. तो उन्होंने बताया कि वो कोर्ट में एक वकील, जज ने उठाई पेंसिल ब्लू कलर से. लॉर्डशिप विल हियर मी. So Mr. So and so, I am in your favor. I am just now admitting the matter. No, no, but your lordship will hear me. तब जज ने कहा, is your client present in court? You want to impress him? Argue the matter. तो उन्होंने सुना और वहीं अपील डिसमिस कर दिया. तब उन्होंने बोला कि ये हमको सीखना चाहिए. यदि कोर्ट ने आपको बताया कि भाई कोर्ट आपकी फेवर में है, तो फिर आर्ग्यू करने की क्या जरूरत. दूसरी बात, अभी सामने वाला आर्ग्यू कर रहा है, उसकी आर्ग्यूमेंट जज साहब को पसंद नहीं होती है, वो कन्विंस नहीं होते हैं उन सामने वाले की केस से, और अपनी फेवर में वो बोल रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि आपको भी खड़े होकर बोलना चाहिए? आपको नहीं बोलना चाहिए. तो ये एक कोर्ट क्राफ्ट सीखना जरूरी है कि हमें कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है. यदि जज अपने फेवर में है तो बोलना नहीं है, परंतु बोलना है कि योर लॉर्डशिप में कंसीडर दिस आल्सो मे बी एडेड एज अ ग्राउंड फॉर डिसमिसिंग द मैटर ऑफ द अदर साइड, करके आपके 2 पॉइंट बता सकते हैं ब्रीफ में, और बैठ जाते हैं. तो कई बार हम देखते हैं कोर्ट में कि कई वकीलों को एक आदत होती है कि भाई उसको कुछ बोलना है, कुछ बोलना है. जी आपको भी ऐसा अनुभव तो हुए होंगे. बहुत बार होता है सर. वो कहते हैं ना, इम्पल्स एंड वर्बोसिटी हम लोग का थोड़ा सा एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है प्रोफेशन में. तो हाँ. बोलने का बीमार, वर्बल डायरिया भी कह जाते हैं इसको हम लोग कई बार. तो वो नहीं होना चाहिए. नहीं, कभी कभी क्लाइंट्स हाजिर रहते हैं, जी तो क्लाइंट को रहता है कि अरे मैं उसको फी दे रहा हूँ बोलने के लिए, जी तो क्यों वकील हमारा बोला नहीं. परंतु सब क्लाइंट लोगों को उसका क्या रिजल्ट होता है उससे ताल्लुक होना चाहिए, जी. नहीं कि अपना वकील कितना बोला और उसका क्या होगा. अल्टीमेटली जी ही शुड बी इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट. मिस्री, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, और मैं थोड़ा सा इसको अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि द आर्ट ऑफ कीपिंग साइलेंस. और जैसा आपने बोला कि इसमें इंग्लिश में एक सेइंग भी है, दैट यू डोंट नीड टू मेंड समथिंग विच इज़ नॉट ब्रोकन. तो अगर आपका केस चल रहा है बराबर, और इतनी बढ़िया आपने बात बताई वो लाल और नीली वाली पेंसिल की, कि ये जो इशारे होते हैं कोड क्राफ्ट होती है, आदमी कोड जाके ही सीख सकता है कि जज साहब कौन से उस टाइम निब यूज़ कर रहे हैं. अब तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है कि आजकल ई कोड से तो पता ही नहीं चलता जज की मेंटालिटी का. पर उस टाइम एटलीस्ट फिजिकल आपके पास वो एक इंसाइट्स थी करने की, और आपके सीनियर्स आपको गाइड कर रहे थे. पर ऑल्सो द अदर थिंग आई थिंक जो आपने बहुत बढ़िया बताई इसमें, कि जैसा आपने पूछा कि अगर आपके क्लाइंट नहीं है तो आप किसको इंप्रेस करना चाह रहे हैं, हम तो एडमिट कर ही रहे हैं मैटर. तो ये बहुत सारी चीज़ें समझने को होती हैं. स्पेशली मैं समझता हूँ यंग लॉयर, जैसा आपने बोला कि हम लोग को थोड़ा सा एक कौतूहल होता है, मतलब अपने आप को प्रूव करने की एक अर्जेंसी रहती है, और वो हर यूथ हाँ. में होती है. वो सिर्फ मैं लॉयर तबके की बात नहीं कर रहा. तो थोड़ा सा उसको विनम्र तरीके से भी देखने की आवश्यकता है, और साथ ही क्लाइंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि हमेशा आर्ग्यूमेंट से आपको रिलीफ नहीं दिलाएंगे. कई बार हो सकता है कि दूसरी पार्टी गलती करे, या उनके गेट में जान ना हो, या मजबूती ना हो, या जज साहब खुद ही आपके लिए बैटिंग कर जाएं केस को समझ के, अपनी फाइल वो भी पढ़ के आते हैं. तो मैं ये इस चैनल के थ्रू जो भी, चाहे वो लॉयर्स हो नॉन लॉयर्स, उस चीज़ को समझिए कि जो वकील आपके लिए आर्ग्यू करते हैं, या कई बार चुप्पी भी साध लेते हैं और आप तब भी मैटर जीत जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वकील साहब ने मेहनत नहीं की. इसका मतलब ये उनकी इतने सालों की मेहनत और परिश्रम है जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं. इसके साथ ही सर मैं एक अगले पड़ाव पे आना चाहता हूँ आपके करियर के. आपने बताया कि सॉलिसिटर्स फर्म आपने ज्वाइन की, उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कब आपने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की, क्या उससे पहले आपने कोई और चेम्बर्स भी बदले, ज्वाइन किए, और वो सफ़र कैसा रहा आपका? ऐसा हुआ, वो टाइम में बम्बई में फिल्म का लिटिगेशन बहुत चल रहा था. जी तो ऐसा एक दिन दोपहर को मैं सीपीसी पढ़ रहा था ऑफिस में बैठ के, एक सोलिसिटर का फोन आया कि वो
वो टाइम में बम्बई में सुबह टाइम था 11 से 2 और 2:45 से 4:45 तक कोर्ट चलती थी। जी 45 मिनट्स की रिसेस रहती थी, आज 1 घंटे की रिसेस है और टाइम भी बदल गए हैं। तो ये 2:45 को एक मैटर है, आप ये कोर्ट नंबर में आ जाओ। जी मुझे याद नहीं है कि मैंने तब तक गाउन भी करवाया था पहनने के लिए, जी और हाई कोर्ट में तो गाउन पहनना कंपलसरी था और मेरा खुद का बैंड पण नहीं था। तो मैंने वो मेरे फ्रेंड जो आर्टिकल क्लर्क कर रहा था और वो फर्म की खुद की एक गाउन रहते थे, बैंड रहते थे वकीलों को कोर्ट में जाने के लिए। तो मैंने वो गाउन ले लिया, एक कोट ले लिया, एक बैंड ले लिया और मैं कोर्ट में पहुंच गया। और वो टाइम में जो अर्जेंट एप्लीकेशंस थी जी उसकी लिस्ट में नहीं आती थी। सब वकीलों सीनियोरिटी के हिसाब से 2:45 मेंशन करते थे कि मे आई मेंशन माय सूट नंबर सो एंड सो, आई एम आस्किंग फॉर दिस इंटरिम रिलीफ। So judges would take up as and when the matter is mentioned by a senior. जी और ऐसा था कुछ वो फिल्म मैटर में हमारे पिताजी सुबह में अपियर हुए थे और वो कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर थे जिनके पास नेगेटिव कोवेनेंट था। जी और वो हर शुक्रवार के पहले नवी फिल्म रिलीज होती है, उसके बुधवार गुरुवार के दिन ऐसे सब मैटर चलते थे, क्योंकि वो सुबह को अप्लाई करेंगे कि हमारा नेगेटिव कोवेनेंट है, हमने ये पिक्चर प्रोड्यूस करने के लिए इतने पैसे दिए हैं और जब तक हमारे पैसे नहीं देंगे वापस तब तक वो रिलीज नहीं करेगा, ऐसा जी उसने लिख के दिया है। तो नेगेटिव कोवेनेंट के हिसाब से हमें इंजंक्शन चाहिए। तो वो जज साहब ने, मेरे पिताजी ने सुबह को एप्लीकेशन की थी, उनको इंजंक्शन हो गया था सुबह से, दोपहर बाद 3 घंटे में उसने पैसे दे दिए और अभी सूट विड्रॉ करना था, जी उसके लिए मुझे बुलाया गया। तो मेरे पिताजी आए तो बोले तेरा फर्स्ट अपीयरेंस है आज, तो तेरे को इतना इतना बोलना है। मुझे क्या बोलना वही पता नहीं था विड्रॉवल के लिए। जी तो वो सारी कोर्ट में सब लोग बड़े बड़े सीनियर थे और जो कोर्ट मास्टर था उसको पता था कि ये मेरा पहला अपीयरेंस है। इन दिस अपीयरेंस वाज बिफोर जस्टिस मादन, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जज हुए। तो उनके पास मेरा ये पहला अपीयरेंस हुआ और सबका मेंशनिंग हो गया सीनियर लोगों का। तब ये मैटर मैंने मेंशन किया कि मे आई मेंशन दिस मैटर फॉर विड्रॉल, जो मुझे बताया गया था ऐसा मैं बोला, घबराता घबराता। फर्स्ट टाइम जब बोलते हैं तो जितनी आसानी से हम आज बोल सकते हैं उतनी आसानी वो टाइम नहीं थी। जी सर जी कांप रहा था, ध्रुज रहा था, क्या बोलना कैसा बोलना। और तो उसने कुछ बता दिया, वो कोर्ट मास्टर ने, कि ये लड़का का आज पहला अपीयरेंस है। तो कुछ ब्यूटीफुल फिल्म्स का ऐसा कुछ नाम था, जी वो मुझे याद है, ब्यूटीफुल। तो उसके पर से जज साहब ने कुछ जोक किया और सारी कोर्ट हंसने लगी जी और मैं एक अवाक होके ऐसा खड़ा हूँ, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, हंस भी नहीं रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया, बिकॉज आई वॉज ओवरऑल्ड बाय दैट माय फर्स्ट अपीयरेंस। जी हो गया, 2/3 रिफंड ऑफ कोर्ट फीस सब हो गया और पिताजी ने बोला बोलो भी, आई एम ओब्लाइज माय लॉर्ड। वो तीन दिन सीखा कि भाई अपना कुछ भी मैटर हो जाता है जी कि यार ओब्लाइज योर लॉर्डशिप ऐसा करके बोलना चाहिए। तो ये हो गया। अभी महत्व की बात है, जी तो वो मेरी पहली फी, क्या फी मार्क करनी चाहिए ऐसा मैंने मेरे पिताजी को पूछा जी एज गाइडेंस लेने के लिए, क्योंकि तब तक कोई सीनियर को ज्वाइन नहीं किया था। तो मेरे पिताजी ने एक बात बोल दी कि तू तेरी लाइफ के ये मुकाम पे है कि जहां तुझे क्या पैसे मिलते हैं, कितनी फी मिलेगी, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुझे ये देखना है कि तुझे कितनी अपीयरेंस मिलते हैं,
तुझे क्या सीखने मिलता है। जब आपको सीखना ये प्राधान्य रहेगा तो क्या फी मिली, कितनी फी मिली, वो सब्सिडरी हो जाता है। जी और वही रहना चाहिए शुरू में। तो तू तेरा जो डॉकेट है, हम डॉकेट मिलता था वो टाइम में, अभी आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोसीजर इन दिल्ली। जी तो तुम्हारा डॉकेट बिना फी दिखे मार्क करके उसको भेज दे, ऑर्डर लिख के उसके ऊपर। सो वो उसको, उसके मन में जो आएगा तुझे फी दे। तो ये मुझे एक सीखने मिला। तो मैंने कई साल तक मेरे डॉकेट मार्क नहीं किए, ऐसे ही जाते थे। और उसमें मैंने सफर भी किया कि जी कई कई सोलिसिटर ऐसे समझे कि इसको कुछ फी नहीं चाहिए, तो दिया ही नहीं वो लोगों ने। बट टू दैट अपार्ट, आई एम नॉट रिग्रेटिंग दैट। जी What I am really grateful to God is that I got opportunity during those periods. Because जो मेरे पिताजी और दूसरे सीनियर्स बता रहे थे कि उन्होंने लाइफ में कितनी स्ट्रगल की काम मिलने के लिए। 3-4 साल तक कोई भी ब्रीफ नहीं मिलती थी, वो कोर्ट में जाते थे, अपने सीनियरों के लिए काम करते थे। तो उसके बजाय मैं तो अपने जात को खुशकिस्मत समझता हूँ जी कि मुझे छोटा छोटा मैटर भी मिला काम करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए। तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। तो मेरे पिताजी ने फिर आई थिंक मैं 6-7 महीना सोलिसिटर की फर्म में रहा हूँगा। और उसके बाद मुझे मिस्टर अनिल दीवान के साथ चैम्बरिंग करने के लिए भेज दिया। जी और अनिल भाई के पास जो मैं सीखा तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। उनकी डिसिप्लिन, प्रिसिशन इन ड्राफ्टिंग, हाउ टू रिसर्च ऑन अ मैटर, that I learned from. जी। नहीं तो इसमें थोड़ा-सा मैं आपसे 1-2 सवाल करूँगा कि आजकल जो बच्चे हैं, और मैं आपके एक्सपीरियंस को इसमें रखना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत एक जल्दबाज़ी का दौर आ गया है। थोड़ा-सा चेंबर प्रैक्टिस शायद आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, फिज़ल होती जा रही हैं, लोग चेंबर में कम रुकना चाहते हैं। एक गुरु शिष्य परंपरा कहीं न कहीं हमारी ख़त्म सी दिखती है कई बार। एटलीस्ट दिल्ली का तो मैं कह सकता हूँ, बॉम्बे का आप मुझे बेटर बेटर बता पाएँगे। तो ये मैं देखता हूँ कि जल्दबाज़ी बहुत है, लोग 6-6 महीने में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, 2-2 साल में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ब्लेम गेम बहुत जल्दी बन गया सीखने का। जो है, अब मुझे पता नहीं इसका ब्लेम गूगल को दें या टेक्नोलॉजी को दें, या ये दें कि भाई इन्फॉर्मेशन आजकल आसानी से अवेलेबल है, पर इन्फॉर्मेशन के अलावा जो एक्सपीरियंस, जो क्राफ्ट और जो एक इंसाइट्स किसी एक, मुझे लगता है फर्म या चेंबर में मिल सकती है, वो अभी भी फर्म ही चेंबर में मिलेगी, गूगल आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप अपने हमारे यंग व्यूअर्स को क्या इसमें हिदायत देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से एक गुरु की आवश्यकता, आप कोई पण फील्ड में जाए, कोई भी फील्ड में जाए, आवश्यक है ही, आवश्यक है ही। गुरु चाहिए, क्योंकि वही सिखा सकता है अपने को। और वो सिखाने वाला होगा तो ही वो गुरु है। जी वो सिर्फ काम करवाना वाला होगा कि चलो एक अनपेड आदमी मिल गया मुझे, तो वो गुरु नहीं होगा। गुरु को सिखाना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी हमारी है एज अ शिष्य कि हमें सीखना है, उतनी जिम्मेदारी गुरु की है कि वो सिखाना चाहिए। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उनको अपना कॉम्पिटिटर मत समझो, जो अपने पास सीखने को आया है वो। उनको एक, दिस इज अ मॉडर्न डे ऑफ जी गुरु शिष्य। जो जो हम लोग हमारे टाइम में तो सिर्फ सोलिसिटरी ब्रीफ देते थे। जी और पिताजी होने प्रोफेशन में वो एक बात है, दैट ओनली गिव्स यू इंट्रोडक्शन, कि भाई ये आदमी इसका लड़का है। और शायद मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ में किसी को बताया नहीं कि मेरे लड़के को ब्रीफ दो, किसी को नहीं बताया। और देर आर ओकेजन्स व्हेन आई गॉट ब्रीफ टू अपीयर अगेंस्ट हिम, जी and I appeared against him.
सो इंट्रोडक्शन हो जाती है कि प्रोफेशन में कि इनका लड़का भी प्रैक्टिस करता है, जी परंतु अल्टीमेटली इट इज योर हार्ड वर्क. ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स, ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आर ऑलवेज देयर, एंड उसके सिवाय कुछ संभव नहीं है. जी कि बड़े बड़े ब्रिलियंट लोग भी काम के बिना रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, परंतु हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए और आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए. ये प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए ये दो चीज की बहुत आवश्यकता है. कभी भी कोर्ट के पास अपनी क्रेडिबिलिटी मत गवाना. और आई वो लर्न अगेन हार्ड वे फ्रॉम अनदर गुरु. ऐसा हुआ कि हम लोग कोर्ट में बैठे थे जी अपने मैटर निकलने के लिए. इट वाज माय सीनियर्स मैटर, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग इट. जी तो हमारे आगे वाली मैटर में काउंसिल ने स्टेटमेंट किया कि माय क्लाइंट वाज ऑलवेज इन पोजीशन. मेरे क्लाइंट कब्जे में ही थे प्रॉपर्टी के. तब जज साहब ने पूछा कि भैया दिखाओ, आपने कहाँ लिखा है अपनी एफिडेविट में, अपनी प्लेंट में, कि आपका क्लाइंट पोजीशन में था. क्योंकि जज साहब तो पढ़ के आए थे. सर, दैट लॉयर स्टार्टेड फंबलिंग जी and could not point out that statement. Dismissed. हमारा टर्न आया तो कुछ कंपनी मैटर थी, ऑन मीटिंग्स, नोटिस एटसेट्रा. ऐसा स्मॉल पॉइंट था कुछ. तो हमारे सीनियर ने कुछ स्टेटमेंट किया, जजिस ने एक्सेप्ट कर लिया. उसने पूछा भी नहीं कि बताओ कहाँ है, और अपील एडमिट की, इंटरिम स्टे दे दिया. मैंने बाहर निकल के उनको पूछा, नहीं, उन्होंने मुझे बताया, तुझे पता चला क्या हुआ आज कोर्ट में? तो नहीं, मुझको कुछ समझा नहीं. जी तो क्या अपनी आगे आगे वाली मैटर में तुमने देखा क्या हुआ? क्योंकि हाँ, जज ने उसको पूछा कहाँ है दिखाओ, और आपको कुछ नहीं पूछा. ऐसा मुझे ऑब्जर्व करके पता चला. क्योंकि ये आपको करना है लाइफ में. कभी भी ऐसा मत करो कि जिससे जज को इतनी भी शंका हो कि ये वकील मुझे गुमराह करेगा. जी जो कुछ रिकॉर्ड है कोर्ट में, वो रिकॉर्ड में जो लिखा है वो ही बोलो. अपना केस ओवरस्टेट मत करो. जो कुछ नहीं है वो आप बोलते हैं जब, तब जज लोग को शंका हो जाएगी. और ये मुझे उनकी जो ये सीख है, वो कई साल बाद ऐसा हुआ कि मैं एक एप्लीकेशन कर रहा था अर्जेंट, और जज साहब ने मुझे बोला, पेपर नहीं खोले, जी बोला कि यस, विच प्रेयर यू वांट, और खुद भी बोल दिया प्रेयर टर्म्स ए एंड बी. तब मैंने उनको, सर एक मिनट, प्लीज ब्रैकेट लास्ट 3 लाइन्स ऑफ प्रेयर ए. तब उन्होंने पेपर खोले, वो ब्रैकेट किया, और सारी कोर्ट के सामने बोला, थैंक यू वेरी मच, दिस इज व्हाट यू वांट टू अर्न. नो जज शुड एवर फील दैट यू आर मिसगाइडिंग, एंड ही शुड ट्रस्ट यू. कि लाइफ में जब ये बना लेंगे, तो कितने भी पैसे आए या नहीं आए, दिस इज व्हाट यू हैव अर्न इन लाइफ. जी दिस इज इनवैल्यूएबल. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस, एंड यू मस्ट ट्राई टू अचीव दिस. आजकल हम देखते हैं, जब जज लोग बोलते हैं कि कोर्ट में वकीलों को बोलते हैं कि यू आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, यू आर नॉट टेलिंग व्हाट इज देयर ऑन द रिकॉर्ड. ये जब सुनते हैं तब बहुत दुख होता है कि we as a lawyers are first officers of the court. जी We एब्सोल्युटली can't identify ourselves with our client or the brief which we have got. If something which is not written in the brief, we can't tell the court. हम कोर्ट को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं.
और ये रेपुटेशन अपनी बनी रहे तो ही अपनी लाइफ एज अ लॉयर मेरे हिसाब से सक्सेसफुल रहेगी। आपको बड़ी बड़ी मैटरों आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी है हम हार्ड वर्क करें और हमारी इंटीग्रिटी कोर्ट के साथ बनी रहे, अपने क्लाइंट के साथ बनी रहे, सामने वाले के साथ भी बनी रहे। नहीं सर, इतनी आपने इम्पोर्टेंट बात बताई, और दर्शकों को बता दूं कि जो गुडविल की हम बात करते हैं बार बार प्रोफेशन में, गुडविल कभी भी एक दिन में नहीं बनती। इसको निरंतर प्रयास करना पड़ता है, ईमानदारी से कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी पड़ती है, और जैसा आपने बहुत सही शब्दों में कहा कि गुमराह नहीं करना, यू कैन नॉट बी मिसगाइडिंग द कोर्ट, क्योंकि जजेस जो बैठे हैं, ये बच्चों को समझने की ज़रूरत है जो भी हमारे नए वकील प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे, कि जो जज साहब वहाँ बैठे हैं उनकी भी कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 साल की तो उनकी भी अपनी प्रैक्टिस है, अपना एक्सपीरियंस है लाइफ को लेके। वो इतने लोगों को हर दिन देखते हैं, उठते बैठते आर्ग्यू करते, तो उनको गुमराह ना करें। और खासकर जो आपके अपोजिट काउंसिल भी होते हैं, वो आपके मित्र हैं, वी आर ऑल मेंबर ऑफ द बार, हम फ्रेटर्निटी कहते हैं अपने आप को, वो इसीलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी। सर, इसके मेरे एक दो सवाल और हैं आपके, जो यंग चेंबर आपने बताया मिस्टर दीवान का, उसमें मैं आपसे एक दो सवाल और करना चाहता हूँ कि आजकल कई बार शिकायतें मिलती हैं बच्चों से कि उनको अगर चेंबर में डांट दिया जाए तो वो घबराहट हो जाती है, कहते हैं यार हमें डांट दिया, हमें 100 लोगों के सामने कुछ सुना दिया। कभी ऐसा हुआ आपके साथ व्हेन यू आर यंग दैट यू आर स्कोल्डेड एज अ यंग लॉयर, नॉट बाय द जज, जज से तो हम सबको फटकार कहीं ना कहीं पड़ी जाती है, पर अपने चेंबर में? जी। Anil Bhai had a very different way of telling. See, his reputation was such that जी। if brief was not proper, he would of course tell the solicitor, "Your brief is not properly paginated. It is not a good, it's not a right way to brief a counsel, senior जी। counsel, where your pages are not matching with that of judges, and ये जी। बरोबर नहीं है." तो परंतु अनिल भाई हम जूनियरों के साथ बहुत सटल तरीके से बताते थे। जी। सो मैंने एक शनि शुक्रवार को दिन एक सोलिसिटर आया, वो बोला ये अर्जेंट प्लेन करनी है, नेगेटिव कोवेनेंट का सूट था। तो उन्होंने बोला कि नितिन से ड्राफ्ट करवा लो। तो मैंने ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने के बाद वो सेटल करने वाले थे। अभी सोलिसिटर बोलता है कल सेटलमेंट के आपका प्लीडिंग सेटलमेंट करने के लिए मीटिंग है दीवान साहब के साथ, तो जी। अभी ना अभी डिक्टेट करो। कोई टाइम कितना कम था। वो दोपहर को 3 बजे कॉन्फ्रेंस हुआ, और मैं डिक्टेट करूंगा, वो ट्रांसक्राइब करेगा, वो कंप्यूटर नहीं थे वो टाइम, जी। ऑर्डिनरी टाइपराइटर पे टाइप होने वाला था, तो शॉर्ट एंड टाइपिस्ट लेता था वो करना, उसमें करेक्शन करना और उनके पास जाना, ये लेके नेक्स्ट डे। सो मैंने डिक्टेट कर दिया जो कुछ मुझे वो टाइम पे मेरा जो ज्ञान था वो उसके मुताबिक। जी। और नेक्स्ट डे अनिल भाई के पास गए हम। उन्होंने मुझे सिंपल सवाल पूछा, डांटा नहीं मुझे, जी। तुमने लॉ क्या चेक किया है ड्राफ्ट करने से पहले? तब मैंने कान पकड़े। कुछ भी ड्राफ्ट करना है, कुछ भी लीगल सबमिशन करना है, तो लॉ तो पता होना चाहिए कि नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं स्टेनो ऐसा आया था तो मुझे करना ही पड़ा क्योंकि आपके पास कल आना था। जी। हु टोल्ड यू टू डू दैट? कॉल स्टेनो एट 10 o'clock at night. हम्म। स्टडी फर्स्ट, रिसर्च फर्स्ट। जी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या लिखा है वो पढ़ा था। सो दिस इज द सटल वे इन विच he would say he did not fire me, जी। जी। but I realized where was where I was wrong or what I should have done at that time. So this is how you learn and this is how guru teaches you. जी। इतना बढ़िया आपने बताया ऐसे दीवान ही साहब। मेरे जी। साथ जी। जी। एक्सपीरियंस हुआ जस्टिस एन ए मोदी, बॉम्बे हाईकोर्ट के बड़े सीनियर जज थे जस्टिस जी। नलिन मोदी। और उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया था। सीनियर मोस्ट जज, सेकंड सीनियर मोस्ट जज और नंबर 2 जज थे वो टाइम में, उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया। जी। तो अपनी चेम्बर में बैठ के मैटर्स ले रहे थे, और वो टाइम में कैटरेक्ट में वो कलर्ड ग्लास पहना था और उसके अंदर एक स्मॉल होल था। आज का कैटरेक्ट का बात दूसरी है कि सब जी। नेक्स्ट डे सब बरोबर हो जाता है, परंतु वो टाइम में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कुछ ऐसा तरह से चलता था। जी। और वो टाइम में एवरी ट्यूसडे देयर वाज अ मैटर फॉर शॉर्ट कॉल where matters will come up for directions for
फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट एक्सेट्रा, वो टाइम में वो काम जज करते थे। आज ये सब काम रजिस्ट्रार करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कि बम्बई हाईकोर्ट में क्या। तो वो उनके पास, और हम जूनियर लोगों को वो टाइम में दैट वाज रियली अवर ब्रेड एंड बटर। द ब्रीफ्स वी गेट ऑन ट्यूसडे वाज अवर ब्रेड एंड बटर, because there are about 30-40 matters will be there on board, so all juniors will be there on one side or the other, because the order would be suit transfer to the list of commercial cost or suit transfer to the list of long cost, nothing else, only one of the two orders would be passed. और तो वो टाइम मुझे ब्रीफ आया on behalf of the defendant to tender the written statement. तो अपने को तो लगा था ये क्या सूट ऑन डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ गुड्स, कैरियर का सूट था, ऑन मोटर वाला कैरियर का कुछ गुड्स वर नॉट डिलीवर्ड एंड देयरफॉर प्लेंटिफ वाज सुइंग फॉर डैमेजेस। तो मुझे लगा था लॉन्ग कॉस्ट में तो जाने वाला ही है, वो तो कमर्शियल कॉस्ट करेगा, तो सूट ऑन डैमेजेस जनरली विल गो टू लॉन्ग कॉस्ट करके। तो अपियर हुआ भी, वो तो मुझे पहचानते थे क्योंकि जो मेरे पिताजी के साथ हम घूमने जाते थे तब मेरी कश्मीर की ट्रिप में वो भी वहाँ थे जी। तो वो तो टाइम में तो मैं बहुत छोटा था, मैं श्रीलंका से भी पहले गए थे, तो उनकी गोद में खेला था ऐसा मुझे सब लोग बोल रहे थे जी। तो उन्होंने पूछा, यस यंग मैन, हैव यू रेड कैरियर्स ऑफ गुड्स एक्ट, हैव यू सीन दिस एक्ट, हैव यू सीन दैट एक्ट, हैव यू सीन व्हाट आर द डैमेजेस। उनको इतना ही बोला था कि सूट इज ऑन दिस एंड आई सेड आई एम टेंडरिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। अभी शॉर्ट कोर्स के दिन कोई ऐसा लॉ लेके जाता नहीं है जी, परंतु एडजर्न फॉर 2 weeks, कम आफ्टर 2 weeks करके। अभी शॉर्ट कोर्स के दिन कोई एडजमेंट होता ही नहीं है जी। उन्होंने एडजर्न कर दिया। हम तो लाइब्रेरी में मैं गया और सब निकाली पुस्तक, देखने लगा, पढ़ने लगा कि अपना ये डिफेंस है, क्या क्या है, बड़ा नोट बनाया। और 2 week के बाद सब अथॉरिटीज लेके गया। वो टाइम में भी फोटोकॉपी कुछ नहीं था, तो बुक्स लेके जाना पड़ता था लाइब्रेरी में से, तो सिर्फ इतना 3-4 बुक लेके गया और गया। 2 week के बाद जब वापिस मैटर कॉल आउट हुआ, सूट ट्रांसफर टू द लिस्ट ऑफ लॉन्ग, पूछा ही नहीं मुझे, हिज पर्पस वाज सर्व्ड, that he made me read law. No junior would read law on a short course day. Yeah. But that's what he wanted to tell me. Even if it is a matter for short course, for your experience, you read it. Yeah. You may not appear in a final hearing of that matter, for all you know. Or you may appear, because by the time the matter comes up for final hearing, you are sufficiently senior to conduct that trial. Yeah. But learn. Whenever you get opportunity, learn, study, research. That's how I was taught in that sense. So the judges, the seniors, they all taught me like this by practical experience. One other senior told me that don't sit in the library talking and doing gossiping. Always go to chamber court. Sit there. Observe what is going on, how people argue the matters, what kind of matters are argued. तो हर मंडे और फ्राइडे का चैम्बर डे रहता था, तो हम चैम्बर कोर्ट में जाके बैठते थे। So these are really true learnings, because आजकल तो then I bought a CPC, a bare CPC, and I used to carry in my pocket. So that thing became so famous that one day Justice Bharucha told someone, I was not in court on that day, then he told someone, he asked some question, under which order of CPC you are making this application. Then he started fumbling. Do one thing, go find out in court where is Mr. Thakkar. He is carrying CPC in his pocket. Bring it and then cite it. So that was judicial recognition. That is in passing. Not that I am telling everyone to carry it, but that's how, because
I really felt when I was told that in order to be successful, you must know CPC जी or civil practice. ये सब इनफैक्ट बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि मैनुअल्स तो हमेशा और एक बेसिक चाहे आप सिविल की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिमिनल की कर रहे हैं तो सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस तो आपके पास होना ही चाहिए इनफैक्ट आई डोंट नो बॉम्बे में क्या कहते हैं पर दिल्ली साइड में जो पूरी मैनुअल आती है अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीआरपीसी एविडेंस एक्ट और आईपीसी को हम मैनुअल कैरी करते हैं करेक्ट, उसका मैनुअल जेब में के साथ रखते जी हैं. और उसको यहाँ पे लोकल भाषा में गुटका कहते हैं गुटका एज ए गुटका का मतलब वो मंत्र मतलब गुरु मंत्र को से वो गुटका वर्ड अपभ्रंश होते होते बन चुका है तो एक दिन मुझे याद अच्छा. है मैं पटियाला हाउस कोर्ट में था और मेरी टीम वहाँ पर थी और मेरे पास मेरा मैनुअल मैं गाड़ी में भूल गया पार्किंग की जल्दबाजी थी तो कोर्ट की तरफ भागे मेट्रो कॉल हो रहा था तो मेरे क्लाइंट भी वहीं खड़े हुए थे तो तुरंत मैंने अपनी एक लेडी जूनियर थी मैंने उनसे बोला कि आप जरा मेरा गुटका लेते आइए तो माय क्लाइंट वाज अगास्ट एंड शी वाज लुकिंग एट मी बोलती सर आई नेवर टुक यू टू बी कि टोबैको कंज्यूमिंग पर्सन मैंने कहा नहीं मैडम यू आर टेकिंग मी रॉन्ग ये गुटका मतलब तंबाकू का नहीं है गुटका मतलब हमारी मैनुअल होती है उसको हम वो बोलते हैं पर वो हमेशा हमारे साथ में होनी चाहिए तो ये साथ आपने में सर रहनी बड़ी चाहिए. जी जी बढ़िया बात बताई कैसे हमेशा होनी चाहिए इसका सर इसके बाद मैं आपके नए जो अगला पड़ाव आपके जीवन का उसमें आना चाहूँगा कि आपने ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से आपके फादर के से आपने सीखा कि डॉकेट्स पे आप हमेशा मार्क करते रहे यू आर नॉट कंसिडर अबाउट मनी आपने अपनी प्रैक्टिस भी शुरू की एंड यू केप्ट योर हेड डाउन यू केप्ट वर्किंग आपने इतनी सारी चीज़ों से सीखा पर जो ट्रांजिशन रहता है सर किसी भी लॉयर का एक अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस में आने का थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि एक सवाल मेरे से बार बार बच्चे पूछते हैं यंग लॉयर स्पेशली इस मंच के जरिए आप तक रखना भी चाहूँगा कि हाउ टू बिल्ड अ क्लाइंटेल ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्लाइंटेल के जरिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है और दूसरा वो कैसा फेज रहा आपकी लाइफ में व्हेन यू आर डेजिग्नेटेड टू बी अ सीनियर लॉयर क्योंकि एक एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट का जो अपने आप में ट्रांजिशन होता है अपने आप में इट्स अ लैंडमार्क मूवमेंट इन एनी लॉयर्स लाइफ तो ये दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा सर सी व्हेन यू आर, हम बम्बई में तो काउंसिल प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं. जी कोई भी क्लाइंट मेरा नहीं है, वो सोलिसिटर का क्लाइंट है. तो मुझे क्या बिल्टअप करना है, मुझे ऐसे सोलिसिटर बिल्टअप करने हैं जो मुझ में विश्वास रखेंगे, who would feel that I will be able to do justice to the matter when I briefed in a matter. I will read the brief, I will prepare myself, and I will argue the matter. And I would be available to argue the matter. right. The solicitor will not brief you if you say, नहीं अब तुम ही आर्ग्यू कर लो, मैं तो आज दूसरी कोर्ट में बिजी हूँ. तो एक बार चल जाएगा, हमेशा नहीं चलेगा. जी फिर वो आपको ब्रीफ नहीं करेंगे. और to become a successful counsel, I see that you should have a backing of 3-4 solicitor की firms. वहाँ से आपको रेगुलर काम मिलता है तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और यू हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि भाई ये काम रेगुलर आता है. एंड आई वाज रियली फॉर्चुनेट इनफ, 3-4 सोलिसिटर की फर्म से आता था काम. जी वो बैंकों का काम बहुत रहता था वो टाइम. तो आई हैव डन लॉट ऑफ बैंक सूट्स ड्यूरिंग माय टाइम. सो और फिर कमर्शियल मैटर्स में भी काम आने लगे. जी देन आई डिड लॉट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर्स वेयर वो टाइम का 1948 का सेक्शन 33 की पिटिशंस आती थी, सेक्शन 20 के सूट्स आते थे टू हैव अ रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 20. जी एंड लॉट ऑफ my first appearance in Supreme Court was in an arbitration matter. तो बड़ा सिंपल मंत्र बताया कि जस्ट टू कीप योर हेड डाउन बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स और अपना काम करते रहना बहुत ज़रूरी है पर Yeah, only एक only only your जी work will speak for yourself. जी जी No amount of relationship with your father or anybody is going to help you beyond a particular point. That point is introduction. That's all, nothing else. जी ऐसा पहली काफ़ी ब्रीफ लोग मिल थे जाएगी फोकट की ऐसी, परंतु जब आपका काम बरोबर नहीं लगेगा तो दूसरी ब्रीफ नहीं देंगे वो सोलिसिटर. ये एब्सोल्युटली लड़का नहीं करता है काम. जी जी तो फादर काम करते हैं, वो फादर अच्छे थे, उसका अर्थ ये नहीं कि ये अभी अपना काम करेगा.
तो वो लोग नहीं देंगे काम आपको। जी। सर, इसमें मेरा एक सवाल और है, क्योंकि इतने साल की आपकी प्रैक्टिस है, आपने इतनी सारी चीज़ें अपने सामने देखी, बार के रिलेशंस, बेंच के रिलेशन, तो इन 50 सालों में आपने सर क्या क्या चीज़ें देखी हैं विच चेंज फॉर बेटर इन द बार, एंड विच डिड नॉट चेंज फॉर यू नो सो गुड? क्योंकि कई बार हम अपने बड़े बुजुर्गों वकील से सुनते हैं कि जी पहले के ज़माने अलग थे, आज के ज़माने फ़र्क हैं, बच्चों में थोड़ा इम्पेशेंस ज़्यादा है, रिस्पेक्ट कई बार इक्वेशन आती है। तो सर आपके एक्सपीरियंस में what are the good traits that when you started out which we can today as youngsters inculcate in our lifestyle, हम कैसे उसको आत्मसात करें, और कैसे बार एंड बेंच का और यंग बार को गाइड करने का एक एक जो है, क्योंकि आई नो कि बॉम्बे बार का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी फंक्शंस भी होते हैं, उसमें कई सारे अच्छे वीडियोस हैं अपलोडेड हैं जो यंग लॉयर्स, यंग बच्चे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे बाकी बार के लिए आपका क्या संदेश होगा, या बाकी वकीलों के लिए हमारे लिए क्या संदेश होगा कि हम गुड हैबिट्स इनकलकेट करें, और पूरे पूरे जो हमारा जो कंट्री है उसमें जो एक एक रिकरिंग प्रॉब्लम रहती है कि जो यूथ आ रहा है वो बेचारा लिटिगेशन में टिक पाता है, इसलिए वो कॉर्पोरेट फर्म में जाता है या इन हाउस बन जाता है या लिटिगेशन छोड़ देता है। एक कई बार बंच भी इस चीज़ को वॉइस कर रही है, इस कंसर्न को बार भी कर रही है, तो इसको हम कैसे, व्हाट आर द गुड वैल्यूज दैट वी कैन कंट्रीब्यूट? First, you must respect your peers when you come to the profession. जी। Secondly, you must respect judges. And thirdly, you must work hard. ये तीन चीज होंगी तो मेरे हिसाब से सफलता आपके साथ आएगी आएगी आएगी। वो सफलता आपको काम में मिलेगी, और ये सबका रिजल्ट यही होगा कि आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाएंगे। जी। परंतु यदि आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्राधान्य दिया और वही आपने सोचा, देन you will progress, but then at some stage you will stagnate. You have to develop yourself, and to develop yourself as a lawyer, you have to work hard. You have to have, you must have that angle that you are able to look at the matter from both sides. जी। आज मेरे पास कोई भी ब्रीफ आती है तो क्या हमें समझ नहीं पड़ता है कि मैटर में क्या हो सकता है। See, like last day of a test match, you know this match can go either way. कोई जीतता है, कोई हारता है। ऐसा मे बी 10-12% मैटर में ऐसा होता होगा कि दिस रिजल्ट विल गो आइदर वे। In 85% of matters, I am sure the seniors who are doing that matter will be able to say that ये मैटर में अल्टीमेटली यही होना चाहिए। जी। You may have a short-term victory in terms of getting the matter admitted. So then it depends on the benches and benches. भाई नोटिस इशू करवा दिया, ये एडमिशन करवा दिया, बट अल्टीमेटली जो लॉ है उसके हिसाब से यही होना चाहिए ऑन दिस फैक्ट्स, that you should be able to say. And as a lawyer you should give correct advice to the client, and don't give advice which is to be liked by the client. ये क्या होगा, अल्टीमेटली वो चला जाएगा मेरे से। These are all short term benefits। कभी क्लाइंट को पकड़ के रखा और फिर जब अल्टीमेट डिसीजन अगेंस्ट आ गया तो क्लाइंट को आप क्या बोलेंगे, ये जज ऐसा था, ऐसा बोलेंगे? नहीं, never denigrate judiciary for that. You should realize that I gave a wrong advice because I didn't want to lose client. ये नहीं होना चाहिए। In spite of your advice that this is not possible, if client still wants to do it, that's a different thing. I remember we used to draft plain when something would told to us. I would put a note at the end. According to me, the suit is time barred.
और अकॉर्डिंग टू मी ऑन दिस फैक्ट्स दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हम नोट लिखते थे और समटाइम्स मना करते थे सोलिसिटर को कि don't write my name as a plain drawn by so and so or plain settled by so and so because you are filing this suit against my advice। इतनी करेज जो हमारे में होंगी अपने क्लाइंट को सही सलाह देने की, नहीं कि क्लाइंट को जो पसंद है वो सलाह देना। ऐसे भी क्लाइंट आपको आएंगे कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे कि साहब 2 साल का टाइम दिलवा दो, उसके बाद हम पैसे दे देंगे। और 2 साल तो आप निकलवा सकते हैं, हमारा प्रोसीजर ऐसा है, कोर्ट का डॉकेट इतना बिजी है कि कई कई बार 2 साल निकल जाते हैं और उसके बाद क्लाइंट बोलता है कि अरे साहब अभी तक तो पैसा ही नहीं है देने के लिए। they want to fight। I know there was a matter which came in execution from an English decree। So as per Indian law we sued on a bill of exchange, and as per Indian law it was required to be stamped, it was not stamped, and there were lot of defenses available। So कॉन्फ्रेंस में मैंने वो सोलिसिटर और क्लाइंट आए थे, मैंने पूछा कि why the defenses were not raised like this। So that client and the solicitor both say that in England the lawyer will not defend yourself if he would ask you, did you sign this promissory note or a bill of exchange? Yes। आपको पैसा देना है कि नहीं इसमें? कहाँ देना है? Then why are you defending it? And therefore decree on admission was passed, in which decree came in execution to India because he had assets in India। And you know under 44A decree of English court is executable in India straight away। They don't have to file a suit on a foreign judgment। So I said, what about your defense? You have no defense now because you have submitted to a decree on admission। And what will you defend now? What I learned there was that a lawyer in England will not defend or raise a false defenses। Like on a dishonored check, we find hundreds of defenses being raised। So once you sign a document, there is some sanctity to it, and therefore as a lawyer we should give correct advice to the client। Unless we give correct advice, if you are able to reduce one suit like that, you will help in mitigating the delays that are being caused in other deserving matter। I would say that people are not being paid pension and their petitions are pending for years together because some government officer will not pay for any reason whatsoever। So one would really feel sorry that people who have worked as a teachers, etc., at old age, they have to file a writ petition to get their pension because some babu decides why should we pay, and their petitions are pending for years together। So this is my whatever little message, if you can say so, for सर everyone। मैं रियली ग्रेटफुल क्योंकि इतनी साफ बातों में आपने बताया, जो भी हमारा यूथ इसको सुनेगा बाद में जब इसको हम अपलोड करेंगे, कि जो न्याय के लिए जो लड़ाई है वो लगातार ही है, क्योंकि पीपल आर देयर टू रॉन्ग अदर पीपल, और इसलिए लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, न्यायपालिकाओं में आते हैं, कोर्ट्स में आते हैं। सर आपका काफ़ी वक्त लिया, लेकिन मेरे एक दो बस जाते जाते एक दो सवाल और हैं आपसे, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने देश ने 2 सालों में पैंडमिक देखा, संक्रमण देखा, हमने लिमिटेड फंक्शनैलिटी देखी है कोर्ट्स की, जिससे कई हमारे लॉयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को प्रोफेशनल थोड़ा सा एक सेटबैक भी लगा है, फाइनेंशियली भी, प्रोफेशनली भी, और कई हद तक हमारे कोर्ट्स ने कोशिश भी की है वर्चुअल हियरिंग्स को अडॉप्ट करने की।
तो मैं एक आपकी राय जानना चाहता हूँ दैट गोइंग फॉरवर्ड व्हाट डू यू थिंक विल बी द राइट वे, शुड देयर बी हाइब्रिड मॉडल या टोटल फिजिकल कोर्ट खुल जानी चाहिए आफ्टर पीपल गेट वैक्सीनेटेड, बिकॉज व्हेन आई आल्सो स्पीक टू द मेंबर्स ऑफ द बार, कई लोग खुश भी हैं वर्चुअल हियरिंग से, कहते हैं भाई टाइम बहुत बच जा रहा है, घर वालों के साथ टाइम लग जाता है, मल्टीपल फोरम्स में पार्किंग का झंझट नहीं रहता, आप एक क्लिक करेंगे आप कोर्ट पहुंच के आर्ग्यू कर सकते हैं। तो इस पे सर मैं आपकी राय जानना चाहता See, there are दोनों बाजू से कहा जा सकता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. Still, for virtual hearing is in that, yeah, of course it is 2 साल हो गए उसके, still it is an experimental stage. Connectivity का बहुत बड़ा problem रहता है. I have seen in several matters, courts are also telling lawyers that is it real a connectivity problem or you don't want to go on with the matter today. So this is also not right. So if it is virtually impossible to appear, virtual court is a good model. Hybrid, we have seen in some courts in Mumbai where they are in the High Court, where they have introduced hybrid model, and it is working very well. Yeah, if the seniors who want to appear all over India or in several forums simultaneously, and they feel that now sitting in their air-conditioned office, they can appear in NCLT, NCLAT, SAT, High Court, Supreme Court, everywhere. Of course, they would prefer virtual mode. But sometimes I personally feel that when you are arguing a matter involving points of law, constitutional challenges, and whenever a debate happens in court between the court and the counsel on a point of law, the interpretation and discussion, and you have to cite so many judgments, I find that oral advocacy, not a digital advocacy as in virtual court it happens, is either more effective and more fruitful. Yeah, some kinds of matter can certainly be disposed of in a virtual mode. For that, we need not have physical hearings. So I think courts are also experimenting. Judges are themselves. So I will tell you, one of the judges, they mentioned in one of the administrative meetings that what do you think? Every day for 5 years, 5 hours, we are looking at the screen. We are spoiling our eyes. हूँ। You as a lawyer, you come for a matter, then you log out. But we have to look at the screen to find out who is a lawyer appearing before us. Because about 20, 25, sometimes more than that, people have logged in. True. So who is arguing, we have to find out. Because unless you know the face of the person, or you see the face of a person arguing before you, sometimes you may not follow the argument. So it is essential that courts will have to ultimately experiment. You have to also look at health of judges also in mind. And there are lawyers and lawyers who are not comfortable with virtual mode. जी. I know of juniors who may be proficient with this, but they are saying that we are not happy with it. There are lawyers who have come from Mofussil, the districts, who have moved to Mumbai for practice, etc. And they are not at all happy with virtual. They want physical. They have made a representation that please start physical court. So only time will tell how we move forward. Yes. We only, all of us must hope, and I'm sure अब हमारे सब दर्शकों को ये पता ही होगा कि हम सब प्रार्थना करें कि जल्दी और जल्दी कोरोना का ये पेंडेमिक समाप्त हो जाए. Yes. और आई थिंक हम लोग वैक्सीन लेंगे दोनों डोज, और
तो प्रति क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, दैट्स ऑल. And then we will be able to lead our normal life. And this corona will become like any other disease, which will come occasionally once in a while and not become pandemic as such. सर आपने इतनी बढ़िया बात बताई वर्चुअल हेयरिंग को लेके और किस तरीके से वी हैव टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. हर वकील की या हर कोर्ट की अपनी तकलीफ है, हमें सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल हेल्थ भी सोचना है लोगों को. और आपने एक बड़ा अच्छा एक ये दृष्टिकोण दिया जजेस के लिए भी कि लॉयर्स के लिए तो आसान है लॉग इन लॉग आउट करना, पर 5-5 6 6 घंटे स्क्रीन को देखना, उसके बाद फाइलों को देखने, इतने सारे कमिटमेंट्स होते हैं जजेस के भी, उसको भी हमें सोचना है. आपने बहुत बढ़िया बात दर्शाई. इसी के साथ साथ मैं इस सत्र को समाप्त करना चाहूँगा. आपने इतनी बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें आज हमसे की, अपने जीवन की यात्रा को हमसे साझा किया, जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए, जो हमारे दर्शक भी उनके लिए प्रेरणादायक सूत्र है. पर जाने से पहले हम हमेशा एक रिक्वेस्ट और करते हैं अपने मेहमानों से कि जाते आते सर अपने चंद शब्द कहें प्रेरणा के लिए, हमारे यूथ के लिए. और जब मैं यूथ कहता हूँ मेरा मतलब सिर्फ युवाओं से नहीं, मेरा मतलब उन लोगों से भी है यू आर यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड. आराम हराम है. Work hard, work honestly, be true to God, to court and yourself. Thank you. थैंक यू सो मच सर. और मेरी भी ईश्वर से कामना है कि आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, हम लोग सभी इस संक्रमण से जल्दी निकलें ताकि देश आगे बढ़ सके. और जाते जाते अपने दर्शकों से एक अपील कर देते हैं कि अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम समझ आता हो, ये अपील समझ आती हो और आपको लगता हो कि इसमें हम अच्छी बातें कर रहे हैं और ये अच्छी बातें दूसरों तक भी पहुँचें, तो सबसे सरल तरीका है हमारे आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून. Yes.